अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हाई डज अ हंटर एमिंग एट अ बर्ड इन अ ट्री मिसेस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। कहते हैं ट्री पे एक ना दरख्त पे ट्री पे एक परिंदा बैठा हुआ है और उस परिंदे के ऊपर एक पर्सन टारगेट करना चाह रहा है, मतलब उसको कह लें कि निशानाबाजी कह लें या उसको टारगेट करना चाह रहा है। लेकिन जब वो टारगेट करता है, जब वो इसके ऊपर निशाना एम करता है, बांधता है, तो हमारे पास क्या होता है कि वो एग्जैक्टली उस बर्ड को जाके टच नहीं करता, वो अपना जो टारगेट है वो मिस कर देता है। क्यों मिस कर देता है उसका आंसर हमने देखना है। कहता है हमारे पास जब वो टारगेट को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एक ट्री के ऊपर एक बंदर की एग्जाम्पल है, आप लोगों के पास बर्ड की एग्जाम्पल है। एक पर्सन है, वो क्या करना चाह रहा है, इसको हिट करना चाह रहा है। लेकिन जब वो इसके ऊपर एम करता है, इसको निशाने पे लेता है और फायर करता है, तो बच्चे उसका जो फायर है या गोली है या जो टारगेट के जो उसने एम किया होता है वो एग्जैक्टली उसको नहीं लगता, जाके वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। कहते हैं वो इसलिए नीचे होता है, उसकी रीज़न आपने बतानी है कि वो क्यों मिस कर देता है, वो उस पर्सन को या उस बर्ड को या उस मंकी को क्यों हिट नहीं कर पाता। क्योंकि बच्चे जब वो निशाना उसके ऊपर फायर करता है तो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से ना, वो बुलेट के ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, वो थोड़ा सा अपने पास से नीचे हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो अपना निशाना जो मिस कर देती है। तो कहते हैं इस केस में अगर उसने आपने एग्जैक्टली उसको निशाने पे लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा हाइट से ऊपर लेना पड़ेगा, निशाने से थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, ताकि अगर जो आप बुलेट फायर कर रहे हैं, अगर या उसको ऊपर थोड़ा सा लेंगे तो अगर ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा सा नीचे भी आएगा तो वो एग्जैक्टली टारगेट को हिट कर सके। तो यहाँ भी इसी चीज को कह रहा है कि जो हंटर है वो एम करता है डायरेक्टली एट दी बर्ड, वो डायरेक्टली बर्ड को ही एम कर रहा होता है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि वो निशाने पे डायरेक्टली उसी को ले रहा होता है, मंकी को ही ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो निशाना फायर करते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से जो बुलेट है या वो निशाना, वो कह लें कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा कह लें कि वो मिस कर देता है टारगेट को, वो थोड़ा नीचे हो जाता है। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको थोड़ा सा हायर पे एम करें, ताकि अगर ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल कहते हैं जो आपने बुलेट फायर की होती है, वो थोड़ा सा नीचे भी आती है तो वो आपके जो टारगेट है उसको हिट कर सके। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास जो हंटर है वो एम करता है डायरेक्टली बर्ड के ऊपर ही। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल है, फॉर एग्जांपल आपने बुलेट के जरिए उसको, बंदूक के जरिए, गन के जरिए उसको निशाने पे लिया हुआ है, तो बुलेट को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो जब आप फायर करेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे आएगी, वो ड्रॉप करेगी, थोड़ा सा नीचे हो जाएगी एम से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उसको खींचेगी अपनी तरफ और ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा सा पाथ जो है वो नीचे उसका हो जाएगा, वो डायरेक्टली बर्ड को या मंकी को हिट नहीं कर सकेगी। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। हमारे पास अगर आपने टारगेट को हिट करना है तो हंटर को क्या चाहिए कि वो एम थोड़ा सा हाई रखे, कि जहां पे बर्ड बैठा हुआ है उसको एग्जैक्टली पॉइंट को निशाने पे ना ले, बल्कि थोड़ा सा ऊपर पॉइंट को निशाने पे ले, यहाँ पे नहीं ले बल्कि थोड़ा सा ऊपर, ताकि अगर प्रोजेक्टाइल या बुलेट के ऊपर ग्रेविटी लग भी रही है तो अगर वो थोड़ा सा नीचे भी आती है तो वो एग्जैक्टली आपके टारगेट को हिट कर सके। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसी चीज को आंसर कर रहा है, ताकि कंपनसेट हो सके ड्रॉप बाय द कॉस्ट बाय द ग्रेविटी की। अगर ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा सा नीचे भी आती है तो आपका टारगेट हिट ना हो। इसको हम लोग नाम देते हैं लैंडिंग द टारगेट आर एमिंग ऑफ। ठीक है, हमारे पास लीडिंग दी टारगेट आर एमिंग ऑफ, के आपने जो टारगेट है उसको किस तरह से आपने एग्जैक्ट करना है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं पर्सन फॉलिंग ऑन ए हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड का मतलब होता है जो रेत की चोटियों, कहीं पे रेत है वो चोटी की फॉर्म में, मतलब वहां पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ना आपके पास रेत मौजूद है, ठीक है, चोटी सी बनी हुई है, इसको कहते हैं हीप ऑफ सैंड। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अ पर्सन फॉलिंग ऑन ए हीप ऑफ सैंड, किस तरह की एक जो रेत की चोटी सी है उसके ऊपर गिरता है, वो डज नॉट गेट गॉट हर्ट हियर, वो उसको कोई चोट नहीं लगती एज कम्पेयर टू अगर पर्सन जो है वो कंक्रीट मार्बल फ्लोर पे, जो हमारे घरों का यूजुअली फर्श होता है, उसके ऊपर गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। आप बताएं इसकी रीजन क्या है। ये देखिए मुझे इसमें ना फिगर एग्जांपल मैंने दिखाई हुई है कि ये सैंड हीप है, कि रेत की आपके पास ये छोटी सी बनी हुई है और यहाँ पे ये मार्बल फ्लोर है। अब जब यहाँ पे एक तो पहली बात ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, रिजिड है, जब ये पर्सन गिरेगा तो ऑफ कोर्स उसको चोट लगेगी। लेकिन ये देखें, ये जो रेत होती है ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है और कंप्रेसिबल है, मतलब जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो वहां से ना वो स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर बिखर जाएगी रेत। तो जब हम कहते हैं कि जब इसके ऊपर आके गिरेगा, जब रेत बिखर जाएगी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा उसको फोर्स लगने पे जो सैंड उसके ऊपर लगाएगी। और दूसरा वो सॉफ्ट होती है तो वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाती।
एज कम्पेयर टू दिस, जब ये जमीन इसके ऊपर मार्बल फ्लोर पे के ऊपर रिजिड के ऊपर फर्श के ऊपर आके गिरता है तो वो उसको ज्यादा चोट लगती है। पहली बात कि वो रिजिड होता है डायरेक्टली, दूसरी बात को डायरेक्टली इसके ऊपर आके गिरता है, यहाँ पे किसी किस्म का चेंज नहीं आता। लेकिन जब ये यहाँ पे गिरता है तो जहाँ पे गिरेगा रेट जो है ना वहाँ पे थोड़ी सी स्कैटर हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, तो वो थोड़ा उसको ज्यादा टाइम लगेगा जमीन तक आने के लिए। तो वो यहाँ पे इसी चीज को आंसर कर रहा है, कहता है हमारे पास पर्सन जो है ना वो हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरता है तो वो उसको ज्यादा चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंड करवा देता है टाइम ऑफ एनी कोलिजन टू प्रिवेंट द सीरियस इंजरी। कि वो मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे वो आके गिरेगा वहां पे क्या होगा कि रेत जो है वो थोड़ी सी स्कैटर हो जाएगी, तो वो ज्यादा टाइम लगेगा जमीन तक आने के लिए। तो वो हमने इम्पल्स का फार्मूला पढ़ा था। इम्पल्स हम डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। कि आपके पास अगर हम बात करें कि अगर ये टाइम को दूसरी साइड पे ले जाए तो हम कहते हैं फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर थोड़ा सा भी टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स बच्चे वहां पे कम लगेगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फोर्स और टाइम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब वो सैंड के ऊपर हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरेगा तो वहां से सैंड स्कैटर हो जाएगी, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा जमीन तक आने के लिए। तो हम कहते हैं फोर्स वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए उसको हमारे पास सीरियस इंजरी नहीं लगेगी। हमारे पास टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी उसके ऊपर, उसको सीरियस इंजरी नहीं आएगी। तो हम कहते हैं हमारे पास वो सेफ होगा। इम्पल्स वैसे बोलते हैं कि हमारे पास इफेक्ट होता है फोर्स का, कि अगर कोई आप के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है किसी टाइम पीरियड के लिए तो ओवरऑल कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी, तो हम कहते हैं ओवरऑल उसको इंजरी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आप बताएं स्टेट दी कंडीशन अंडर विच बर्ड फ्लाई इन एयर। कि आप कंडीशंस बताएं जिनमें हमारे पास एक परिंदा जो है वो हवा में कैसे उड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है जो हवा में बच्चे उड़ रहा है, तो इसके ऊपर ना 4 किस्म की फोर्सेस लग रही होती हैं। पहली बात कि इसकी वेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, और ये जो मीडियम होता है जैसे हवा में उड़ रहा है तो हवा इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ अपोजिट फोर्स लगाती है, उसको हम लोग नाम देते हैं अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी इसको बोला जाता है। अब ये जो परिंदा है ये आगे की तरफ फोर्स लगाना चाह रहा होता है अपने पर वगैरह मार के, तो इसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। लेकिन ये जो हवा है वो क्या करती है, इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होती है, ड्रैग फोर्स। तो कहते हैं कोई सा भी परिंदा हवा में कब उड़ पाएगा, जब उसको ऊपर ऊपर वाली फोर्स जो है वो ज्यादा होगी वेट फोर्स की निस्बत। जैसे अगर वेट फोर्स नीचे ज्यादा होगी, मतलब नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रही होगी, वो तो नीचे नहीं गिर जाएगा। तो इसलिए इसको हवा में रहने के लिए, उड़ते रहने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स या नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो। दूसरी बात, अगर इसने मूव करना है मतलब बर्ड ने उड़ना है आगे की तरफ, तो जो थ्रस्ट फोर्स है हमारे पास, इसकी फोर्स ये जो लगा रहा होगा आगे जाने के लिए वो ज्यादा होनी चाहिए बनिस्बतन उसके कि जो हवा उसके ऊपर लगा रही हो, तो इसलिए वो आगे जा सकेगा। अगर हवा की फोर्स उसके ऊपर ज्यादा होगी, मतलब ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, हवा तो उसको जाने नहीं देगी, तो वो आगे मूव नहीं कर सकता। तो कहते हैं उसके उड़ते रहने के लिए जरूरी है एक तो उसकी नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो वेट फोर्स से, दूसरी कि उसने जो थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है मतलब आगे की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स ज्यादा हो उसकी निस्बत जो हवा उसके ऊपर फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, ड्रैग फोर्स की निस्बत ज्यादा हो। तो यहाँ पे यही 2 कंडीशंस लिख रहा है कि लिफ्ट फोर्स या इसको अपवर्ड फोर्स या नॉर्मल फोर्स, 3 वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं लिफ्ट फोर्स जो है ना हमारे पास वो कैसे बेसिकली जनरेट हो रही होती है, वो बेसिकली हमारे पास कह लें जो जनरेट हो रही होती है विंग्स के जरिए। जब वो बार बार पर मार रहा होता है ना तब हमारे पास उसके जरिए लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही होती है। तो वो क्या करती है, वो बेसिकली उसको मूव करवाती है। तो कहते हैं ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू वेट ऑफ द बर्ड। दूसरा कहते हैं कि जो हमारे पास थ्रस्ट फोर्स है वो जो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है जनरेटेड बाय द विंग्स, वो भी बेसिकली विंग्स के जरिए ही वो अपने आप फोर्स लगा रहा होता है, आगे जाने की तरफ मूव कर रहा होता है। तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है ड्रैग फोर्स उसकी निस्बत ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब द circumstances in which velocity and acceleration of a vehicle are v 0 है, acceleration 0 नहीं है। तो कहते हैं आप ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। कहते हैं अगर कोई गाड़ी जो है ना वो चलती हुई आपने देखा होगा, अगर आप सडनली उसके ऊपर ब्रेक्स लगाते हो, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो ना तो वेलोसिटी मतलब आप 0 कर देते हो, लेकिन उसके बाद भी ना आपको एक झटका सा लगता है, जर्क सा लगता है। तो हम कहते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन वहां पे एकदम से 0 नहीं होता। आप ब्रेक्स लगा के वेलोसिटी तो 0 कर देते हो लेकिन आपको एक जर्क सा लगता है, आपको आगे की तरफ एक पुश सा मिलता है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब कार को स्टॉप किया जाता है सडन ब्रेक्स के जरिए तो उस टाइम पे वेलोसिटी तो 0 हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम हमारे पास ना चेंज इन वेलोसिटी आ रहा होता है। पहले गाड़ी आ रही थी लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगा देते हो आप वेलोसिटी 0 कर देते हो, तो चेंज आया वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो ऑफ कोर्स वहां पे एक्सेलरेशन भी मौजूद होगी, एक्सेलरेशन वहां पे 0 नहीं होगी।
दूसरा कहते हैं ए इज जीरो बट वी इज नॉट जीरो, कि गाड़ी का एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो हम कहते हैं अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, मतलब सीधी जा रही है कोई गाड़ी और एक जितनी स्पीड के साथ जा रही है, तो ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर जा रही है तो हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर क्या है, कहते हैं अगर कोई पीछे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा हो ना, तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है और वेलोसिटी जो होता है वो लॉन्गली टेंजेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो बच्चे हम लोगों ने रेंज, हम बेसिकली कहते हैं किसको है, कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको थ्रो करवाते हैं, मतलब यहाँ से फेंकते हैं। हमने ना टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि आपके पास यूजुअली मोस्ट एग्जांपल होती है फुटबॉलर की होती है, जब वो फुटबॉल को फेंकता है तो वो इस तरह से एक पाथ फॉलो करता है, या फिर कोई बैट्समैन है वो छिक्का मारता है तो वो भी इस तरह का एक पाथ फॉलो करता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर जाके गिरेगा उसको बोलते हैं रेंज, बोलते हैं कि कितनी दूर जाके गिरेगा। कहते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे मैं किसी किस्म की हवा, किसी किस्म की मीडियम ना लूँ, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जाके गिरता है, थोड़ी आगे जाके गिरता है, उसकी रेंज ये। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई एयर ले लेती हूँ तो वो क्या करेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा एयर उसकी मोशन को अपोज कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, अभी आप की दी हुई वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, लेकिन हवा क्या करेगी, उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी तो उसकी स्पीड कम कर देगी, तो वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाएगा और जल्दी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है हवा के अगेंस्ट, एयर के अगेंस्ट। एयर उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो इसलिए उसको एयर को भी ओवरकम करना पड़ रहा है। तो हम कहते हैं वो ज़्यादा दूर जाके नहीं गिरता, वो थोड़ा पीछे जाके गिर जाता है। तो इसका हम कहते हैं कि वो रेंज पहले की निस्बत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर फ्रिक्शन, मतलब एयर की मौजूदगी में ट्रेजेक्ट्री ऑफ द हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल फॉल शॉर्ट ऑफ ए पैराबोलिक पाथ, कि पहले वो अगर ज्यादा दूर जाके गिरता था अब वो थोड़ा पीछे जाके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज दोनों कम हो रही होती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा होता है, एयर जो होती है उसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होती है, तो हम कहते हैं ना वो ऊपर ज्यादा जाता है ना वो ज्यादा दूर जाता है, तो वो थोड़ा कम फासला तय करके नीचे गिर जाता है। तो हम कहते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल, मतलब वो ज्यादा दूर भी नहीं जाके गिरता और ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं जाता, तो वो थोड़ा पीछे आ जाता है। द रेंज एंड द हाइट ऑफ द बोथ विल डिक्रीज विच मेक शॉर्ट ऑफ द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, मतलब वो उसको ज्यादा ऊपर भी नहीं जाने देती हवा और ज्यादा आगे भी नहीं जाने देती। हम कहते हैं उसकी रेंज भी और हाइट भी पहले की निस्बत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपके कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर 2 के बच्चे। होप सो आपको कुछ समझ आई होगी, लेकिन स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।